हाय दोस्तों, ये सीडीपी क्लास की आज हम लोग का पार्ट 2 क्लास चल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है। आप इसको बिल्कुल भी ना मिस करें। आप भी जो है इनके आंसर हमारे साथ देने की कोशिश करें, साथ ही साथ नोट डाउन करने की भी कोशिश करें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने में, क्वेश्चन लाने में इंपॉर्टेंट बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा क्वेश्चन है सीडीपी की, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म मीन्स होता है वो मांसपेशी जो बहुत ही छोटे छोटे मांसपेशी से बन के होती है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म गति जो काम करते हैं, जैसे कि लिखना, पलक झपकाना, पेंटिंग करना, ये सब होता है सूक्ष्म से। ठीक है, लेकिन जो दौड़ना, फांदना, तैरना, ये सब क्या होता है, बड़ा बड़ा मांसपेशी से ये काम होता है। जैसे पैर से होता है, हाथ से होता है, ये सब काम जो जिससे होगा उसको बोलते हैं बड़ी मांसपेशी। लेकिन हमसे पूछा है सूक्ष्म, तो ये चढ़ना, दौड़ना और फुदकना ये सभी तो पैर से होती है, लेकिन हमको क्या करना है, सूक्ष्म करना है। सूक्ष्म लिखना जो है हम लोग फिंगर टिप से काम करते हैं, तो ये जो है सूक्ष्म गति में आती है। मतलब हम लोग जो छोटी मांसपेशी से जो काम करते हैं उसको बोलते हैं सूक्ष्म गति। तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आएगा लिखना। लिखना, पेंटिंग करना, प्लक झपकाना, ये सब आता है सूक्ष्म गति। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, साथ ही साथ मैं जो डिटेल भी बता रहा हूँ उसको भी नोट करते चाहिए। सूक्ष्म किसको बोलते हैं, बड़ी गति किसको बोलते हैं, ये सब आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। आपको अवस्था जो है वो कर लेनी चाहिए, एडोलसेंस ये सब जो होती है ये आप सभी को ये कर लेना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा आंसर जो होगा यहाँ देखिए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ये जो है अनुभव कर सकते हैं किशोरावस्था में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डैश। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है, एग्जाम्स नज़दीक है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे ही टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को डैश होता है। देखिए शारीरिक रूप से मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मेथिया, मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो शरीर से अगर कमज़ोर है तो उसको ये इसमें से होगा। तो देखिए डिसकैलकुलिया जो होता है वो तो मैथ से होता है, अंक से डर होता है। डिसलेक्सिया पठन में होता है, डिस्ग्राफिया लिखने में। तो लिखने में जो है वो कहीं ना कहीं शरीर का यूज हो रहा है, शरीर पार्ट का यूज हो रहा है। लेकिन ये क्या बोला, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो हमारा आंसर यहाँ कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया होगा, क्योंकि हम लोग अगर वो शरीर से कमजोर है, अपंग है या कुछ भी है तो उसको लिखने में दिक्कत होगा। इसलिए हमारा आंसर निकल के आएगा 3 का 3, डिस्ग्राफिया। ठीक है दोस्तों, आप मैं जो बोला नोट डाउन भी कर लीजिएगा। कैलकुलिया किसको कहते हैं, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। ये तीनों में से अधिकतर जो क्वेश्चन आइए दोनों में से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इन दोनों में से एक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर वास्तविक कक्षा कक्ष के अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभाव होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा कीजिएगा। देखिए आंशिक पुनर्बलन बोल रहा है मतलब कम कम जो लगता है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ये जो आंशिक पुनर्बलन है ये जो होता है क्या होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 4 का आंसर कहीं ना कहीं जाएगा 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यहाँ पर देखिएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होता है, देखिए इन चारों में से ऑप्शन कौन सा टिक होगा। स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, नेगेटिव जहाँ देखिए आप उसको काट दिया कीजिए। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर शिक्षकों स्वतंत्र, तो ये भी नेगेटिव है। ठीक, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर जो निकल के आ गया, बचा कौन, 3। ठीक है दोस्तों, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब वो प्रतिभाशाली जो है वो खुद से निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वाइगोस्की का सिद्धांत, आपको 2 सिद्धांत जरूर इसमें से देखेंगे, एक पियाजे का और एक वाइगोस्की का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये दोनों में से आपको जरूर कर लेना है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या है, चलिए देख लेते हैं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना,
बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो है वाइगोस्की जो है, वाइगोस्का का आपने एस्केप होल्डिंग एक पढ़ा होगा, एस्केप होल्डिंग इसमें आता है, ठीक ना। एस्केप होल्डिंग मतलब होता है कि किसी बड़े के द्वारा छोटे का कुछ सहायता करना सीखने में या किसी कार्य को करने में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, मतलब सहयोग देना। आपको जहाँ भी वाइगोस्की में ZPD या फिर सहयोग या फिर पर्यावरण, ये सब अगर सांस्कृतिक, ये सब वर्ड अगर मिल जाए तो आप आंख मूंद के जो है वाइगोस्की को मार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 6 का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहयोगात्मक समाधान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा और ऑप्शन पर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन एक से ज़्यादा है, तो मतलब इसका मतलब जो आंसर है इसमें भी एक से ज़्यादा ही होगा, सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सही हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं, ये श्रेणीबद्ध आपको मिलाना है। तो देखिए पहला कौन होगा, पहला होगा पूर्व प्रक्रमण, इसके बाद श्रेणीकरण, इसके बाद प्रतिक्रिया चयन, इसके बाद आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। मतलब हमारा आंसर निकल के आएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये ऑप्शन किस में है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा 7 का आंसर हो जाएगा 4। हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन होगा? 4। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन सभी लोग करते चलिएगा, साथ ही साथ आंसर भी देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर बोल रहा है एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, मतलब यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, आपको सभी डिसेबिलिटी कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वह क्या कर रहा है, SAW को WAS, मतलब SAW को WAS पढ़ रहा है। न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि SAW को WAS पढ़ रहा है और न्यूक्लियर को ये अनक्लियर पढ़ रहा है। तो देखिए जहाँ भी पढ़ने में या अंतर करने में उसको डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो किस बीमारी से ग्रसित है? वो होगा डिसलेक्सिया। ठीक ना, पढ़ने में जो डिस्टर्ब हो, मतलब पाठन करने में जहाँ पर दिक्कत हो, डिसलेक्सिया। जिसमें लिखने में जो है, जो लिखने में होता है उसको डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये डिसलेक्सिमिया ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जबलिंग भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 का 4। ठीक है दोस्तों, पढ़ने में जहाँ पर आ जाए उसको डिसलेक्सिया, लिखने में जहाँ आ जाए डिस्ग्राफिया, और जो कैलकुलेशन में मतलब अंक में जो हो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। आप ये सब नोट करते चलिएगा दोस्तों, आप ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को एक तो जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, मतलब बोरा के सीखने में कौन से ऐसे जो निर्योग्यताएं में आती है। चलिए देखते हैं। पहला, लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो देखिए ये जो है, ये सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं हैं ये उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक जो है इस प्रकार के समस्त है। मतलब वो बीमारी जो आपको पूर्वजों से मिलती आ रही है ये उसी से जो है ग्रसित होती हैं, ये उन्हीं में निर्योग्यताएं मिलती हैं। किनमें? जैसे कि एक बीमारी होती है एनीमिया और कलर ब्लाइंड, ये सब जो है आपके पैतृक संपत्ति होती है, मतलब पैतृक से चलते आती है, बड़ों से मिलती आती है। उसी तरह बोले सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किसमें आती है? तो जो पैतृक अभिभावक जो है इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, ये उन्हीं बच्चों में देखने को मिलती है। तो हमारा 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब जो बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है उसमें से क्या चीज़ ऐसा करे जिनको वो बच्चे जो है स्कूल आने लगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडीय अपराध। देखिए नेगेटिव हो गया, दंड नहीं देना है बच्चों को। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों के बच्चों लेकर नहीं, वो रोज बच्चों को घर से लेकर के आएगा टांग, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई।
कुछ ऐसा करना है जो बच्चे खुद स्कूल आ जाएं। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना चाहिए। नहीं, देखिए गलत डायरेक्शन है, ये कुछ देना नहीं है ये इसमें, ये इससे गलत मैसेज जाएगी। आवासीय विद्यालय खोलना, तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शन एक सटीक नज़र आ रही है कि आवासीय विद्यालय खोलना, मतलब घर के पास जो है एक आवासीय विद्यालय खोले जिससे बच्चे घर के सामने जो है वहाँ पर आ सकें। तो हमारा 10 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आता है। जब भी आपको आंसर आपका नहीं समझ में आए और तब आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए, जो नेगेटिव उसको हटा दीजिए, आपको वहीं पर आंसर मिल जाएगा जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा 4, मतलब क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट आज हमारी क्लास के आज आखिरी क्वेश्चन से दोस्तों, अपना प्यार दिखाइएगा प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आपको लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। लिंग भेदभाव आपको अगर देखिए, जो जिसको बोलते हैं जो शुरू से चलता रहा है जेंडर बायस, जिसको एक टाइप का बोलते हैं स्टेरियोटाइप, वो भी यहाँ पर जिसमें देखने, उसको कैसे आप लोग दूर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन एक आती है। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करना, जहाँ भी नेगेटिव आए उसको काट देना चाहिए। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, यहाँ भी जेंडर बाइस हो गया क्योंकि किसी को एक को काहे देगा, दोनों को देना चाहिए। शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों को अधिसंज्ञान करना, मतलब यहाँ लिंग जो पक्षपात पूर्ण हो रहा है उनके व्यवहारों को खंडन करना। कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा जो लिंग भेद बोलता है कि देखिए, जैसे बोल रहेगा लड़का लोग बेंच हटाओ, लड़की लोग झाड़ू लगाओ, तो यहाँ तो भेदभाव रहा, लड़का क्यों नहीं झाड़ू लगा सकता, लड़की क्यों नहीं बेंच हटा सकती, तो इसी चीज़ को दूर करना जो है शिक्षकों द्वारा यहाँ पर लिंग भेदभाव का तरीका हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का 4 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का 4 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारे आखिरी क्वेश्चन थी इस क्लास की। तो आप अपना प्यार जो है यहाँ पर दिखाते रहिए, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ये और इसके बाद आएगी आपको ईवीएस की जो एक वीडियो आपको आएगी, वो भी आप दोनों सेशन करते चलिए, सीडीपी का भी और ईवीएस की भी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं चुन चुन के ला रहा हूँ, आपको सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।